आप सभी लोगों का केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्न पर हम लोग विभिन्न अनुपात पढ़े थे, आज हम लोग उसी टर्न को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जिसका पूर्ण रूप से उपयोग होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जिसका पूर्ण रूप से उपयोग होता है उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। और जो अभिकर्मक शेष रह जाते हैं उसको हम आधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी अभिक्रिया हो, उसमें दिया हो जैसे मान लीजिए कि आपका है यह H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। इसमें जैसा कि आप जानते हैं H2 और Cl2 क्या हैं? अभिकारक हैं, और 2HCl क्या है? उत्पाद है। तो यही अभिकर्मक, अभिकारक या अभिकर्मक एक ही चीज़ होते हैं, ठीक ना। किसी जैसे मान लें कि हम कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में जलाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। तो अभिकारक क्या है? इसमें कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है? उत्पाद है। तो अभिकर्मक जैसे मान लिया कि यदि आप कार्बन बहुत अधिक मात्रा में ले लें, कार्बन की मात्रा बहुत अधिक हो और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो? कम हो, तो अभिक्रिया में किसका उपयोग पूर्ण रूप से होगा? ऑक्सीजन का। मतलब किसी अभिक्रिया में जो पूर्ण रूप से, जैसे मान लिया कि यदि हम अभिकारक लिए हैं या दोनों अभिकारक हैं, तो उत्पाद जो बनेगा इनकी मात्रा के अनुसार ही बनेगा। उत्पाद जो बनेगा क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा के अनुसार ही बनेगा। जैसे यदि हम मान लिया कि कागज को जलाते हैं, अब ध्यान से अपने दिमाग में सोचिए, कागज को जलाते हैं हम तो कितनी राख बनेगी? जितना हम कागज लिए रहेंगे उतनी ही ना राख बनेगी। वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन की हम क्रिया कराएं तो जितना कार्बन लेंगे या जितना ऑक्सीजन लेंगे तो दोनों एक निश्चित अनुपात में क्रिया करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे जो सीमांत अभिकर्मक होता है, तो किसी भी रासायनिक सीमांत अभिकर्मक या परिभाषा दिया गया लिमिटिंग रिएजेंट, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह अभिकर्मक जिसका पूर्ण रूप से उपयोग होता है, जिसका क्या होता है? पूर्ण रूप से उपयोग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया में जो शेष बच जाता है, अभिक्रिया में क्या होता है? जो शेष बच जाता है वो क्या कहलाता है? आधिक्य कहलाता है, ठीक है जी। तो सीमांत अभिकर्मक की यह परिभाषा हुई। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, ध्यान देंगे आप, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सब कुछ उसके समीकरण के अनुसार ही होता है। सब कुछ क्या होता है? उसके समीकरण के अनुसार ही होता है। जैसे मान लीजिए कि यदि हम कार्बन लिए और ऑक्सीजन लिए, दोनों आपस में क्रिया करते हैं और CO2 बनती है, तो देखेंगे मोल के अनुसार देखेंगे तो यह 1 मोल है या 1 मोल है और यह 1 मोल बना रहा है ना। और ग्राम देखेंगे, कार्बन का परमाणु भर कितना है? 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 होता है 32 ग्राम, और CO2 का कितना हो जाएगा? 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूनी 32, 12 कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। यह ग्राम में हो गया। मतलब हम 12 ग्राम देखेंगे कार्बन, यह समीकरण जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा इसी समीकरण के अनुसार होगा, इसी रेशियो में। जैसे मान लीजिए कि आप 13 ग्राम कार्बन लिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिए, तो कितना ग्राम CO2 प्राप्त होगा? तो इसमें ये नहीं कि 13 ग्राम कार्बन है तो 13 ग्राम कार्बन भी है। कार्बन जैसे मैं 13 ग्राम यदि ले लूँ या 32 ग्राम ले लूँ, तो ये नहीं है कि जैसे ये 13 ग्राम कार्बन की 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करने के लिए कितने ग्राम कार्बन की आवश्यकता होती है? 12 ग्राम। तो यहाँ 32 ग्राम कार्बन जो होगा केवल 12 ग्राम से क्रिया करेगा, 1 ग्राम शेष बच जाएगा, और यहाँ पे 44 ग्राम जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। समझेंगे आप इससे, ठीक ना। यानी कि इस अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। यहाँ देखेंगे बनाया जा रहा है, टिक किया जा रहा है। और कौन किसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है? कार्बन का। कार्बन का कितना भाग शेष बच जा रहा है? 1। तो यह आधिक्य अभिकर्मक होगा, और जिसका पूर्ण रूप से उपयोग होगा वो क्या होगा? सीमांत, मतलब लिमिट करता है। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब क्या करता है? यह अभिकर्मक उत्पाद की मात्रा को लिमिट या सीमांकित करता है, कितना उत्पाद की मात्रा क्या होगी? बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं उदाहरण लिया हूँ एक और, आप देखेंगे 10 मोल A की क्रिया, 10 मोल A की क्रिया 5 मोल B से कराने पर 5 मोल AB प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो सीमांत अभिकर्मक बताइए। तो देखेंगे अब क्रिया यह है, A और B आपस में क्रिया कर रहे हैं, AB बन रही है।
यहाँ पर मैं इसको देखेंगे समीकरण में, यहाँ पर आप लिख लेंगे आप प्रारंभ में मोलों की संख्या कितना यह लिया गया है 10, यह कितना लिया गया है 5। अब प्रारंभ में जब अभिक्रिया भी शुरू नहीं हुई है, मतलब ए और बी आपस में मिले नहीं है। जैसे कागज यदि आप ले लें, कागज को जब तक आप जलाएंगे नहीं तो राख नहीं बनेगी, जब तक आप जलाएंगे नहीं तब तक क्या होगी, राख की मात्रा जीरो होगी। वैसे ही यहाँ पे है, ए और बी को जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक ए बी बनेगा नहीं, तो प्रारंभ में ए बी के मोलों की संख्या कितनी होगी, जीरो होगी। जब अब क्रिया हो रही है तब क्रिया का समीकरण क्या कह रहा है, देखेंगे एक मोल ए एक मोल बी आपस में क्रिया करके कितना मोल ए बी बना रहे हैं, एक मोल। तो यहाँ पे देखेंगे कितना मोल है, 5 मोल बी है, 10 मोल ए है। ये नहीं कि क्रिया कर लेगा अधिक मात्रा में, तो 5 मोल बी मतलब इसी के अनुसार क्या होगा, ये बी ए भी क्रिया करेगा। तो 5 है तो क्रिया के पश्चात मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसका 5 मोल खपत हो जाएगा, और इसका भी कितना मोल खपत होगा 5 मोल। तो इसका कितना मोल बचेगा 5 मोल। तो अब क्रिया के पश्चात मोलों की संख्या इसकी कितनी बची, 5 खपत हो जाएगी, या 5 ही है तो कितनी बच जाएगी, 0। इसका 10 है तो 10 में से 5 खपत हो जाए तो कितना बच जाएगा 5, यानी कि कितना ए भी बनेगा, देखेंगे घेरा जा रहा है 5 मोल बनेगा। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया में पूर्णतः जो अभिकर्मक प्रयोग हो रहा है बी है, और बी ही क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा, और ए को यहाँ घेरा जा रहा है, ए क्या होगा, आधिक्य अभिकर्मक होगा। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई भी समीकरण हमेशा इसमें अभिक्रिया के अनुसार, कोई भी उत्पाद क्या होगा, हमेशा अभिक्रिया के अनुसार ही बनेगा। ठीक ना, चाहे हम कुछ भी ले लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यदि हम यही लेते C+O2, यहाँ पे 2C कर लेते और 2CO बनता प्रोडक्ट, 2CO बनता, तो 2C का कितना है मोल है 2 मोल, इसका कितना है 1 मोल है, और कितना CO बन रहा है 2 मोल। ये समीकरण के अनुसार ही होगा। ठीक ना, मतलब इतना ही होगा, मतलब आप जो भी लेंगे सब चीज़ से जो भी समीकरण होगा उसी के अनुसार होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाया गया है, देखेंगे प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया में 24 ग्राम कार्बन 96 ग्राम O2 के साथ कराई जाती है। कार्बन की मात्रा कितनी है 24 ग्राम, और कितना O2 है 96 ग्राम। कौन सा विकर्मक आधिक्य में है, मतलब इसमें कौन सा विकर्मक, तो कार्बन जैसे देखेंगे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, जैसे अब CO के कितने मोल बनते हैं, CO का जो बनेगा कितने मोल बनेगा, समीकरण के अनुसार कितना मोल बन रहा है, देखेंगे इसका कितना 2 मोल है कार्बन, 2, कितना मोल ऑक्सीजन है 1, जैसे यहाँ 2 लिखा है ना, यहाँ ऑक्सीजन 1 लिखा है ना, क्या 2, तो समीकरण के अनुसार 2 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन क्रिया करके 2 मोल बना रहे हैं। यहाँ पे दे रहा कौन सा विकर्मक आधिक्य में तथा कितनी मात्रा शेष बचेगी, CO के कितने मोल बनते हैं, यह चीज़ है। सीमांत अभिकर्मक के कितने मोल लेने पर कोई अभिकर्मक शेष नहीं रह गए। तो समीकरण सबसे पहले देखिए, इसमें कोई भी चीज़ जैसे समीकरण जानना जरूरी है, तो यह देखेंगे तो इसका कितना है, कितना ग्राम है 24 ग्राम है। कार्बन का परमाणु भार यह होता है 12, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, ग्राम में भार बटे परमाणु भार। मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, ग्राम में भार बटे परमाणु भार, ग्राम में भार बटे परमाणु भार। कार्बन का कितना है 12, सॉरी कितना ग्राम में भार है 24, तो 24 बटे 12 कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का कितना है 96 O2, तो ऑक्सीजन का और भार O2 का क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा 96 बटे 32 बराबर कितना मोल हो जाएगा 3 मोल। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ समीकरण में लगाया गया, जैसे यह हो गया मोलों की संख्या ज्ञात कर लिया गया। हाँ, यहाँ देखेंगे 2 मोल 2 मोल, या प्रारंभ में मोलों की संख्या लिख गई, इतना ग्राम क्रिया कर रही है, तो यह कहा जा रहा है कितना मोल CO बनेगी, तो 2 मोल यह है, 2 मोल 3 मोल यह है, कितना CO मोलेगी, तो 2 मोल। तो समीकरण क्या कह रहा है, 2 समीकरण के अनुसार, इसको छोड़ दीजिए आप, अभी आप इसको छोड़ दीजिए प्रारंभ में, समीकरण क्या रहा है 2 यह है, 1 यह है, 2 यह बन रहा है। ठीक ना, तो यानी कि 2 मोल है तो जो कम होगा वही क्रिया उसी के अनुसार क्रिया करेगा, तो 2 मोल यह है, 3 मोल यह है, तो 2 ही मोल यह क्रिया करेगा कार्बन, और कितने मोल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, और कितना मोल CO बनेगा 2 मोल, तब कितना मोल इसका शेष रह जाएगा, यही ना अनुपात है 2 संबंधी 1 संबंधी 2, इसका 2 ही मोल है तो उससे तो अधिक क्रिया करेगा नहीं, कार्बन का 2 ही मोल है यहाँ पे, तो उससे अधिक तो क्रिया करेगा नहीं, तो 2 1 2, यानी कि इसका कितना मोल बनेगा 2 मोल। तो पहला आपका प्रश्न हो जाएगा कौन सा अभिकर्मक आधिक्य में है, तो 2 मोल बचेगा, कौन शेष बच रहा है ऑक्सीजन, तो O2 अभिकर्मक क्या है आधिक्य में है। CO के कितने मोल बनना है, तो यहाँ देखेंगे घेरा जा रहा है, CO के कितने मोल बनना है 2 मोल, और सीमांत अभिकर्मक के कितने मोल लेने पर कोई अभिकर्मक शेष नहीं रहेगा, सीमांत अभिकर्मक के कितने मोल लेने पर कोई अभिकर्मक शेष नहीं होगा, तो कितने मोल लेने पर, तो 3 मोल O2 के साथ क्रिया कराने के लिए
सीमांत अभिकर्मक यह है ना, जैसे 1 मोल O2 के साथ कितना क्रिया कर रहा है, 2 मोल, तो 3 मोल O2 के साथ कितना क्रिया करेगा इसका, 1 के साथ 2, तो 3 के साथ कितना क्रिया करेगा, 6। मतलब सीमांत 3 मोल O2 के साथ क्रिया कराने के लिए कार्बन के कितने मोल की आवश्यकता होगी, 6 मोल की। अगर ग्राम में निकालना हो तो 6 मोल उसका परमाणु भार निकाल लेंगे, 6 गुणे 12 बराबर 12 छके 72 ग्राम। मोलों में से आप परमाणु भार या अणु भार का भाग दे दें, गुणा कर दें, तो उसका ग्राम में भार आ जाता है। तो यह देखेंगे, यह प्रश्न हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें जानना है रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है गणना, जैसा कि पहले अनुपात पिछले टर्न में आपको बताया गया है। तो पहला आपका गणना क्या है, मूल मूल पर आधारित गणना है। मतलब मोल दिया हो, मूल अभिकारक भी मोल में हो और उत्पाद भी मोल। और दूसरा है आपका मूल द्रव्यमान पे। तीसरा क्या है, द्रव्यमान और द्रव्यमान पे। चौथा क्या है, द्रव्यमान और आयतन पे। पांचवा क्या है, आयतन और आयतन पे। ठीक है, बहुत आसान चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी से समझ में आएंगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसमें नोट्स बताया गया है आपको। क्या है नोट्स, नोट क्या है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों से पहले लिखे गए गुणांक उनकी मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि यदि हम N2 और H2 आपस में क्रिया करा रहे हैं, तो N2 + 3H2 आपस में क्रिया करेंगे और 2NH3 बनाएंगे। 2NH3 क्या करेंगे, बनाएंगे। तो जो गुणांक होता है, N2 का गुणांक कितना है, 1, H2 का कितना है, 3, NH3 का कितना है, 2। तो यही कहा जा रहा है ऊपर, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों से पहले लिखे गए गुणांक उनकी मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। मतलब N2 का कितनी मात्रा, 1। मतलब N2 यदि हम देखें 5 ml लें, ये 5 ml लें तो कितना ml लगेगा, तब 15। और कितना बनेगा इसका, 10 ml। ठीक ना, तो इससे क्या होता है, इसके हम द्रव्यमान भी ज्ञात कर लेते हैं, आयतन भी। जैसे द्रव्यमान निकालना हो तो N2 का परमाणु भार, N2 का N का परमाणु भार कितना होता है, 14। तो N2 का कितना हो जाएगा, ऊपर लिखा जा रहा है 28। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3H2 है, 1H2 का कितना हो जाएगा, 2। तो 3 दूनी 6, मतलब 28 ग्राम N2 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करके कितना NH3 बनाएगी। NH3 का N का 14, हाइड्रोजन का 3, यह हो जाएगा 14 3 17, 17 दूनी 34, तो 34 ग्राम बनेगा। इसी के अनुपात में, मतलब कोई समीकरण जो घेरा जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे यदि समीकरण दिया गया है, समीकरण क्या किया गया है, दिया गया है, तो उसके गुणांक जो होते हैं, जैसे मान यहाँ 1 है, 3 है, 2 है, गुणांक से हम उसके द्रव्यमान और आयतन में पता लगा सकते हैं। यही चीज़ जैसे आयतन में लिखा जाए NTP पर, मान लीजिए कि जैसे जैसे सपोज करें ये समीकरण यह हो, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl हो, तो इसका भी हम वैसे ही पता कर लेंगे, 2HCl। तो यह 1 मोल 1 मोल 2 मोल, ग्राम में लेंगे तो 2 ग्राम H2 का, Cl का 35.5 होता है, Cl2 का क्या हो जाएगा, 35 35 70 71 ग्राम। यह दोनों का H का 1, Cl का 35.5 36.5 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा, 73 ग्राम। ये ग्राम में हो जाएगा, ऐसे क्रिया करेगा, 2 ग्राम इससे इतना क्रिया करेगा, तो इसी रेशियो में पता चल जाता है। ठीक है, अब जो पांचों दिया गया था, एक मोल मोल पे, मोल द्रव्यमान पे, द्रव्यमान द्रव्यमान पे, द्रव्यमान आयतन पे, ठीक ना, ऐसे जो दिया गया था, और आयतन आयतन पे, तो उसमें आपको फर्स्ट बताया जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे मोल मोल पर आधारित गणना है। तो हम उदाहरण द्वारा ही इसमें बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है देखेंगे, उदाहरण 1 है, यदि 2.5 मोल O2 H2 के आधिक्य में उससे क्रिया करता है, तो H2 और O2 की क्रिया क्या होती है, जैसे आप पहले समीकरण में यहाँ लिख रहा हूँ, देखेंगे आप H2 और O2 आपस में क्रिया करते हैं, 2H2 और O2, तो 2H2O बनाते हैं। क्या करते हैं, 2H2O बनाते हैं। तो कितना यह समीकरण के अनुसार, सब कुछ समीकरण के अनुसार ही होना है। किसी का भी आपको जानने से पहले ऐसे समीकरण आपको जानना जरूरी होता है, क्या चीज़ क्रिया कर रहा है, किसके साथ क्रिया करेगा, तो क्या उत्पाद बनेगा, यह जानकारी आपको होनी अनिवार्य है। ठीक है, तो 2 मोल यह, 1 मोल यह कितना मोल बनाएगा,
2 मोल बनाएगा। सब कुछ समीकरण के अनुसार होगा, ठीक ना। मतलब 2 मोल H2 यदि क्रिया करेगा तो कितना मोल H2O बनेगा, 2 मोल H2O। और कितना मोल O2 क्रिया करेगा उसके साथ, 1 मोल, ठीक है ना। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ऊपर देखा, यदि 2.5 मोल O2 H2 के आधिक्य, मतलब H2 की अधिकता है, उसकी मात्रा निश्चित नहीं है, बहुत अधिक मात्रा में लिया गया है, तो क्रिया करती है तो कितना मोल, मतलब जल की मात्रा। तो आप देखेंगे अब इसकी मात्रा किसके अनुसार निर्धारित होगी, O2 के अनुसार। O2 यहाँ पे कितना ले रहा है, 2.5, तो 1 मोल O2 से कितना बन रहा है, 2 मोल। यहाँ तो इसकी मात्रा H2 के क्या है, यहाँ आधिक्य में है, आधिक्य यहाँ लिखा जा रहा है, जैसे मान लीजिए आधिक्य में हम लिख दिए आ बना के, ठीक ना। तो 2.5 मोल इसके कितने मोल से क्रिया करेगी, 10 मोल से। और कितना मोल बनेगा इसका दुगुना, जैसे 1 से 2 बन रहा है तो 2.5 से कितना बन जाएगा, 5 मोल H2O बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे प्रश्न को ऐसे लगाया गया, हल किया गया, देखेंगे कितना मोल H2O बनेगा। H2 और O2 के मध्य क्रिया का समीकरण दिया गया है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे समीकरण के अनुसार क्या कह रहा है, समीकरण 2 मोल यह क्रिया कर रहा है 1 मोल से, या 2 मोल बन रहा है। तो प्रश्न के अनुसार 2.5 मोल इसके क्रिया करने के लिए 2 से यह क्रिया करके 1 बना रहा है, 1 से 1 क्रिया करके 2 बना रहा है, तो 2.5 क्रिया करके कितना बनाएगा, उसका दूना 5 मोल। अतः 2.5 मोल से H2O के कितने मोल बनेंगे, 5 मोल बनेगा। सब कुछ आपको यही जानना जो मैं घेर रहा हूँ, सब कुछ किसी भी अभिक्रिया का जो समीकरण है वही सब कुछ कहेगा, ठीक है ना। समीकरण के अनुसार ही आपको सब कुछ करना है, ठीक है। अब इसमें दूसरा जैसे देखेंगे, या तीसरा हेडिंग पहले पढ़ गया था, तो दूसरा पहले मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ उदाहरण। जैसे दूसरा यह है, देखेंगे दूसरा इसमें आपका यह है, देखेंगे दूसरा यहाँ पे यह देखेंगे, मूल द्रव्यमान पर आधारित गणनाएं। मूल और द्रव्यमान दिया हो, मूल और क्या दिया हो, द्रव्यमान दिया, तो पहले आप यह लिखेंगे, ठीक ना। तो मूल दिया हो और द्रव्यमान में देखेंगे प्रश्न क्या लिखा जा रहा है, यदि 6 मोल H2 N2 के आधिक्य के साथ, N2 और H2 के मध्य क्रिया क्या होती है जानते हैं आप, हाँ, 6 मोल N2 H2 के आधिक्य के साथ क्रिया करती है तो कितने ग्राम NH3 बनेगा, NH3 ज्ञात करना है, ठीक है। तो कितने ग्राम NH3 बनेगा, समीकरण क्या कह रहा है इसमें, 1 मोल N2 3 मोल H2 से क्रिया करके कितना बना रहा है, 2 मोल। तो यहाँ पे कितना लेना है, 6 मोल। तो 3 से 2 बन रहा है, तो 6 से कितना बन जाएगा, 4। 3 से 2, तो 1 से हम कितना निकाल लेंगे, 1 से 2/3 मोल बनेगा। और 6 से कितना बनेगा, उतने का गुणा कर देंगे, गुणे 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 बराबर क्या हो जाएगा, 4 मोल। कितना हो जाएगा, 4 मोल। तो 4 मोल क्या हुआ NH3 यहाँ पे बना, 4 मोल NH3 बना ना। तो 6 मोल देखेंगे यहाँ पे, 6 मोल H2 से प्राप्त NH3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 मोल। तो इसको हम ग्राम में बदलने के लिए मोल में क्या करेंगे, उसका और उभार का गुणा कर देंगे। तो 4 × 17 बराबर 68 ग्राम। 4 × 17 बराबर क्या हो गया, 68 ग्राम। अब यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड जो दिया गया है, द्रव्यमान पर आधारित गणनाएं। तो इस प्रकार की गणनाओं में पहले दिए गए द्रव्यमान को मोल में परिवर्तित कर लेते हैं, फिर पूछे गए पदार्थ के मोलों की गणना कर लेते हैं। उसके बाद वही है जो द्रव्यमान दिया तो पहले मोल में, चूंकि मोल मोल ही क्रिया करता है, पहले हम मोल में परिवर्तित करेंगे, फिर पूछे गए जो पदार्थ पूछा जाएगा उसका मोल हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब फिर मोल को हमको द्रव्यमान में बदलना है, यदि अणु है तो उसके अणु भार का गुणा कर देंगे। जैसे मान लिया कि Fe3 है, Fe3 का 1 मोल आ गया तो उसका अणु भार जितना होगा, मान लिया अणु भार 100 आया तो हम उसके 100 का गुणा कर देंगे, तो यही ग्राम में मात्रा आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लिया H2O है, H2O को हमको गणना करना है, H2O का 4 मोल आ जाए तो H2O का अणु भार कितना होता है, 18, कितना ग्राम हो जाएगा, 18 × 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे आप इसमें आगे, जैसे इसमें प्रश्न जो दिया गया है, 18 ग्राम जल वाष्प से कितने ग्राम आयरन 18 ग्राम जल वाष्प से कितने ग्राम आयरन इनके ऑक्साइड में परिवर्तित होंगे। तो समीकरण आपको जानना है, आयरन तथा जल वाष्प के मध्य अपक्रिया यह होती है। जितनी अपक्रिया दिखी जा रही है सबको आप एक जगह करके लिख लेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य, आयरन और जलवाष्प के मध्य, एक जगह आप कहीं कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आयरन और जलवाष्प के मध्य यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया होती है तो कितना मोल इसका है देखेंगे, 3 मोल। इसका कितना मोल है देखेंगे, 4 मोल। और कितना मोल बन रहा है देखेंगे, 1 मोल। और कितना मोल H2 गैस निकल रहा है, 4 मोल। यहाँ पे दे रहा 18 ग्राम जलवाष्प
से कितने ग्राम आयरन इसके ऑक्साइड में परिवर्तित होगा। तो 18 ग्राम, समीकरण कितना कह रहा है 4 मोल, तो ग्राम में बदलेंगे कितना ग्राम 72 ग्राम, तो 72 ग्राम से कितना ग्राम आयरन परिवर्तित हो रहा है 168 ग्राम। तो 18 ग्राम से, तो 72 ग्राम से लिखा देखेंगे 72 ग्राम से क्रिया करता है 168 ग्राम से, तो 1 ग्राम क्रिया करेगा 168 बटे 72 ग्राम से, तो 18 ग्राम क्रिया करेगा क्या चीज़ 168 बटे 72 गुणे 18 ग्राम एफ से, बराबर कितना आ जाएगा देखेंगे 42 ग्राम एफ से। ठीक है, ये चीज़ समझेंगे आप। जैसे कोई चीज़ देखेंगे समीकरण के अनुसार ही होना है कोई चीज़, ठीक ना। यहाँ पे 168 ग्राम आयरन क्रिया करता है 72 ग्राम जल से। आप समीकरण जानते रहेंगे तभी सवाल क्या कर पाएंगे, आप लगा पाएंगे। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे वहाँ पे ध्यान देंगे। ये तो बता ही चुके थे आपको। अब यहाँ पे आ जाएंगे, चौथा आ जाएंगे आप, द्रव्यमान और आयतन पर आधारित गणना है। मतलब द्रव्यमान दिया हो तो ये भी मूल पर ही आधारित है। सबसे देखेंगे इसमें मूल ही इम्पॉर्टेंट है। ये गणनाएं भी मूल पर ही आधारित होती हैं। मूल को द्रव्यमान में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अणुभार से गुणा करते हैं। वही गैसीय पदार्थों का एनटीपी पर आयतन मोल की संख्या में 22.4 लीटर। मतलब जैसे कि आप जानते होंगे 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 2 गुणे 22.4 लीटर। 3 मोल का कितना हो जाएगा 3 गुणे 22.4 लीटर। तो सबसे पहले हम मोल ज्ञात कर लेते हैं। द्रव्यमान दिया है तो मोल क्या करेंगे, उसका अणुभार से भाग देकर ज्ञात कर लेंगे। अब मोल जब ज्ञात हो जाएगा तो उसको हम 1 मोल का आयतन क्या होता है एनटीपी पर 22.4 लीटर। तो 2 मोल का आयतन कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे 22.4 लीटर में। ठीक है, तो इस पे जो प्रश्न दिया गया देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है उदाहरण, जिंक धातु तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर एनटीपी पर इतना लीटर H2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो करने के लिए कितने ग्राम शुद्ध जिंक की आवश्यकता होगी। तो जिंक और H2SO4 के मध्य क्रिया क्या है देखेंगे, यह है। आप पहले से जानते हैं, समीकरण में भी जानते हैं वो चीज़ें। ठीक ना, आप पहले से समीकरण में भी जानते हैं। यहाँ पे आपका देखेंगे एक, तो इसमें देखेंगे जैसा कि मैं बता रहा था उदाहरण, इसमें उदाहरण क्या है जैसे देखेंगे जिंक धातु, जैसे यहाँ पे देखेंगे जिंक H2SO4 से क्रिया करेगा। तो जिंक यदि मान लिया कि H2SO4 से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे Zn प्लस H2SO4, तो क्या देगा यहाँ पे ZnSO4 प्लस H2 देगा ना। तो जिंक कितना मोल है समीकरण में 1 मोल, और कितना मोल यह H2SO4 है 1 मोल, और कितना ZnSO4 प्राप्त हो रहा है एक ही ना है, कितना H2 प्राप्त हो रहा है 1। तो कितना, जैसे H2 प्राप्त करने के लिए 2.24 लीटर। तो यहाँ आयतन देखेंगे दिया रहता है, जैसे मोल के जैसे आयतन यदि आप देखेंगे, जैसे यदि हम मान लीजिए लिखे यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 यह हुआ। तो 1 मोल यह है, 1 मोल यह है, 1 मोल यह है, 1 मोल है। देखे ना, 1 मोल मतलब जिंक का जो आयतन होगा वही होगा। H2 1 मोल, 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। और जिंक का जितना है मान लीजिए कि जिंक का कितना ग्राम है, जैसे 65.4 ग्राम है। जिंक का कितना है, जैसे 65, इसका प्रमाण भर 65.4 ग्राम होता है। तो 65.4 ग्राम जिंक से हमको इतना लीटर, मतलब इतना लीटर H2, इतना लीटर H2 65.4 से प्राप्त होती है। तो वही चीज़ 2.2 से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा गया जैसे Zn और H2SO4 के मध्य क्रिया यह दिया गया है। 1 मोल यह है, 1 मोल प्राप्त हो रही है। मतलब 22.4 लीटर H2 प्राप्त होती है 65.4 ग्राम हाइड्रोजन से। यहाँ देखेंगे प्रमाण भर दिया गया है, यहाँ पे प्रमाण भर दिया जाता है। तो आवश्यक Zn 65.4 ग्राम है। तो 1 लीटर से कितना हो जाएगा 65.4 बटे 22.4 हो जाएगा ना। तो 2.24 लीटर से क्या हो जाएगा वही चीज़ देखेंगे। तो 2.24 लीटर से 65.4 बटे 22.4 गुणे 2.24, तो गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.54 ग्राम। ये चीज़ है, सब कुछ समीकरण के अनुसार इसमें है। अगला इसमें देखेंगे एक प्रश्न दिया गया है
एनटीपी पर 11.2 लीटर CO2 गैस प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम पोटेशियम क्लोरेट की आवश्यकता होगी। तो ऑक्सीजन प्राप्त करना है, किससे प्राप्त करना है, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट का आपको तापीय अपघटन का समीकरण जानना इसमें जरूरी है। क्या पूछा जा रहा है, पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं देखेंगे पोटेशियम क्लोरेट के तापीय अपघटन की जो क्रिया होती है, पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होता है, 2KClO3। और जब इसे हम गर्म करते हैं, तो 2KCl बनता है और फिर 3O2 बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट के तापीय अपघटन की क्रिया दी गई है। और यहाँ पे परमाणु भार भी ऊपर ब्रैकेट में दिया गया है। K का 39 होता है, Cl का 35.5 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट के तापीय अपघटन की क्रिया यहाँ पे दिया गया है, KClO3। तो इसका यहाँ पे सारी, यहाँ पे 2 नहीं लगा, देखेंगे 2 लगा रहेगा बैलेंस करने के लिए, 2KClO3 2KCl प्लस 3O2, ठीक ना। यहाँ पे 2 मोल यह है, तो 2 मोल से कितना मोल O2 प्राप्त हो रही है, 3 मोल, ठीक है ना। तो 3 मोल O2 है तो कितने ग्राम पोटेशियम, मतलब 11.2 लीटर O2 से पूछा जा रहा है। तो 3 मोल दिया है तो हम इसका आयतन किस में ज्ञात कर लेंगे, लीटर में। 1 मोल का आयतन कितना होता है, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर। तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 गुणे 22.4 लीटर बराबर कितना आ जाएगा, 67.2 लीटर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 3 मोल का आयतन इतना आ गया, 22 कितना आ गया, 67.2 लीटर। और इससे पोटेशियम क्लोरेट कितना प्राप्त हो रहा है, 3 मोल से, मतलब 67.2 लीटर से कितना पोटेशियम क्लोरेट प्राप्त हो रहा है, 245 ग्राम। यहाँ लिखा गया देखेंगे, क्योंकि 67.2 लीटर O2 प्राप्त करने के लिए आवश्यक KClO3 बराबर 245 ग्राम, 245 ग्राम। इसलिए 11.2 लीटर से प्राप्त करने के लिए O2 तो 245/67.2 गुणे 11.2 बराबर क्या हो जाएगा, 245/6 बराबर कितना ग्राम प्राप्त हो जाएगा, 40.83 ग्राम। अब अगला देखेंगे, आयतन पर आधारित गणनाएं। तो ये गणनाएं भी जो क्या होती हैं, उपरोक्त के आधार पर ही की जाती हैं। ये भी गणनाएं जो होती हैं क्या होती हैं, उपरोक्त के आधार पर ही की जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि हम यहाँ पे लिए हैं 10 लीटर अमोनिया के निर्माण के लिए कितने लीटर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ समीकरण देखें, समीकरण क्या दिया गया है, N2 देखेंगे कितना लीटर, समीकरण क्या कह रहा है, N2 + 3H2 2NH3। तो N2 कितना है, 1 लीटर है, और NH3 1 लीटर से कितना NH3 प्राप्त हो रही है, 2 लीटर। तो 2 लीटर से मतलब 2 लीटर अमोनिया के लिए 1 लीटर है, तो 10 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 लीटर के लिए यहाँ पे देखेंगे जो लिखा गया है 10 लीटर के लिए, यहाँ पे थोड़ा नीचे हो गया है, तो 10 लीटर के लिए देखेंगे तो 10 लीटर के कितना हो जाएगा, वह 5 लीटर हो जाएगा। 2 लीटर अमोनिया प्राप्त होती है 1 लीटर N2 से, तो 10 लीटर अमोनिया कितने से प्राप्त होगी, 5 लीटर N2 से। तो सब कुछ देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसी में यदि यह दिया हो H2, जैसे यह समीकरण दे दिया हो, जैसे मान लीजिए कि H2 + Cl2 गिव्स क्या हो जाएगा, 2HCl यदि हो, यह चीज़ हो, मतलब यहाँ HCl लिखा है, सपोज करें HCl है, तो मान लीजिए कि यह पूछ दे 10 लीटर HCl प्राप्त करने के लिए कितने लीटर H2 की आवश्यकता होगी। तो समीकरण क्या कह रहा है, एक यह 2, मतलब 1 लीटर H2 1 लीटर Cl2 क्रिया करके 2 लीटर HCl बना रहे हैं। जैसे समीकरण ये नहीं कह रहा है 1 H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। समीकरण क्या कह रहा है, 1 1 2, इसको 10 प्राप्त करना है तो इसका कितना लगेगा, 5, इसका भी कितना लगेगा, 5, ठीक है। तो ये तो हुई आपका विभिन्न गणनाएं जो दिया गया था, आयतन पे, आयतन द्रव्यमान आयतन पे जो भी गणनाएं हैं सब आपको की गई हैं, 1 1 2 सभी पे क्या किए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें किए गए हैं। तो आप लोग और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बुक से करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।